मिस रुपेन और माया का डांस टेकमेंट स्टार्ट होता है। मिस रुपेन पहले डांस के लिए जाती है और माही को देखती है जो बड़ी सी स्माइल देकर कर दोनों हाथों से ऑल द बेस्ट का साइन दे रही थी। वही दूसरी और कोई था जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन में ये सब हरकंडे देख रहा था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। वो बोला अंडस्को दिनेश, पूरी खबर सही है ना? दिनेश ने कहा अंडस्को बिल्कुल सर, आपने जिस माहिरा अग्निहोत्री के बारे पता करने बताया था वो मुंबई में रहती थी, लेकिन कुछ सालों से वो यहाँ पर दिखी नहीं है। युवराज ने कहा अंडस्को ओके। दिनेश ने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा अंडस्को यार ये सर को हुआ क्या है? इतनी सुंदर वाइफ है इनकी, फिर भी इस माहिरा अग्निहोत्री की जानकारी क्यों चाहिए इन्हें? युवराज ने कहा अंडस्को दिनेश दिनेश। दिनेश अपने होश में आया और बोला अंडस्को हाँ सर बोलिए। युवराज ने कहा अंडस्को कायरा की कंपनी का क्या हुआ? दिनेश ने कहा अंडस्को सर वो अब बिल्कुल बनकर्फ्ट होने की सिचुएशन में है। मिस कायरा आई थिंक अपने पापा के पास जाए हेल्प लेने। युवराज ने कहा अंडस्को ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी कंपनी को खरीद लो और कायरा को मजबूर करो उसे दर दर भटकने का। दिनेश ने कहा अंडस्को ओके सर, बट आप ये सब कर क्यों रहे हैं? युवराज ने कहा अंडस्को मेरी माही को उसने इंसल्ट की थी ना, वो पूरे शहर में इंसल्ट होगी। खुद पर बहुत घमंड है ना, उसे आज उसी घमंड को तोड़ना है। दिनेश ने ठीक है कहा और फोन कट कर दिया। वही उसने स्क्रीन में देखा जहां मिस रुपेन एकदम प्रोफेशनली डांस कर रही थी। उन्होंने अपना पैर उठाया और एक एरी उठा के अपना एक एरी पर गोल गोल घूम रही थी, जिसे देख माया ने खुद से ही कहा अंडस्को कि वो ये सब कैसे कर पाएगी। माया को देखकर माही को बड़ा मजा आ रहा था। वही मिस रुपेन ने अपना डांस खत्म किया और माही के पास आए। माही ने उन्हें पानी दिया, फिर उसने माया को देखा और मन ही मन हंसते हुए खुद को संभाला और कहा अंडस्को माँ जी अब आपकी बारी है। माया ने माही को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। अंडस्को वो आगे गई। माही माया को इतना कॉन्फिडेंट देखकर हैरान थी। वो सोचने लगी कि इस माया को सच में तो डांस नहीं आता ना। वो ये सोच तो रही थी तभी माया ने डांस करना स्टार्ट किया, तो उसने अपने दिमाग में जो माया का ख्याल किया था वो सब टूट गया। उसने निराश होकर खुद से कहा अंडस्को यार मैं इतना सही कैसे हो सकती हूँ, इस औरत को सही पोजीशन लेने भी नहीं आता। हाय कैसी सास मिली है रे, मुझे लगता है मुझे ही इसे ट्रेनिंग देने पड़ेगी। कितना काम करेगी माही तू? माही ने अपने दिल में हाथ रखा और कहा। वही माया इस समय कौन सा डांस कर रही थी उसे कुछ नहीं पता। उसने दोनों अपने पैरों को उठाने के बजाय उसे उल्टा ही उठा रखा था और ताजुब की बात है ऐसे वो गिर भी नहीं रही थी। टैलेंटेड है हमारी माया चुड़ैल, लेकिन गिरेगी कैसे? माया ने अपने दोनों हाथ जमीन में जो रखा था और वैसी ही कंडीशन में वो गोल गोल घूम रही थी, बिल्कुल कछुआ के तरह इधर से उधर हो रही थी, लेकिन ये कछुआ की स्पीड ज्यादा थी। माही अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल हुई थी वो खुद जानती थी, लेकिन युवराज जो स्क्रीन में देख रहा था उसने अपनी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और जोर जोर से हंस रहा था। इतना कि जिस चेयर में वो बैठा था उससे वो गिर गया। वो उठते हुए कहा अंडस्को ओ गॉड, ये लड़की ने क्या दिखा दिया, इस माया मानन से क्या करवा दिया। पहली बार इतना हंसा हूं, मेरा पेट दुख रहा है। वही उसने फिर से स्क्रीन को देखा, जिसे देख वो फिर से लोटपोट होकर हंसने लगा। वही माही का मुंह लाल हो चुका था, उसने इतनी हंसी कंट्रोल जो कर रखी थी। वही मिस रुपेन निराश होकर माया को देख रही थी। कोई भी डांसर अपने प्रोफेशन को इस कंडीशन में देखकर वही माही ने मिस रुपेन को देखा और कहा अंडस्को मिस रुपेन में अभी आई। इतना बोल वो वॉशरूम भाग गई। वही मिस रुपेन हैरान थी कि ये कहाँ गई। वही वॉशरूम आकर माही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि बाहर कोई सुनता तो उसे लगता कोई रिक्शेनी हंस रही है। वही माया ने खुद को सीधा किया और फिर से वही सटेप करती कि बेचारी की कमर लचक गई। उसने जल्दी से अपनी कमर पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी अंडस्को हाय मेरी कमर अरे उठाओ मुझे। वही मिस रुपेन ने जल्दी से माया को उठाया और कहा अंडस्को मिसेज मानन आप ठीक तो है? वही माही जो हंस रही थी उसने उस माया की आवाज सुना तो वो जल्दी से बाहर आए और माया को देखा, जिसे देख वो जल्दी उसके पास गई और उठाने लगी और घबराते हुए बोली अंडस्को माँ जी आपको क्या हुआ? माया ने माही को देखा जो बहुत परेशान दिख रही थी। उसने अपनी कमर पकड़ते हुए कहा अंडस्को ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे डांस करने बोला था। माही ने कहा अंडस्को माँ जी आपने ही तो मुझे कहा था आपको डांस आता है, आप फिर गिरी कैसे? माया ने घूर के माही को देखा और मन में कहा मेरी मति मारी गई, जो मैंने तुमसे कहा अब मेरी कमर हाय क्या करूं मैं अब।
वही मिस रुपेन ने कहा अंडरस्को हमें मिसेज माया को इनके कमरे में लेकर जाना चाहिए। माही ने भी हाँ कहा। वही युवराज जो कब से स्क्रीन देखकर हंस रहा था उसका मुंह लाल हो गया था। उसने गहरी गहरी सांस ली ही थी कि किसी का कॉल आता है उसके फोन में। उसने देखा केशव का कॉल है। उसने कॉल उठा लिया। हाँ केशव काका। केशव ने थोड़े परेशान होकर कहा अंडरस्को युवी बेटा वो त्रिशा आए है। युवराज ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। उसने पूछा अंडरस्को वो क्यों आई है। केशव ने कहा अंडरस्को वो आपसे मिलना चाहती है आप जल्दी से घर आ जाए। युवराज ने कहा अंडरस्को ठीक है जब तक मैं न आऊं तब घर घुसने मत देना उसे। केशव ने कहा अंडरस्को युवी बेटा वो तो अंदर चली गई मैं अभी ही मानन विला पहुंचा हूं। युवराज ने अपना सर पकड़ लिया। उसने मन में कहा अंडरस्को पता नहीं क्या होगा माही को वो देख ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही वो इतना सोच के केशव को बोला अंडरस्को ठीक है जब तक मैं न आऊं माही को उससे दूर रखना। केशव ने कहा अंडरस्को ठीक है बेटा। वही युवराज जल्दी से अपना बैग लिया और घर के लिए निकल गया। वही मानन विला में एक हाथ में जूस का ग्लास लिए त्रिशा आराम से वहां की लग्जरी एंजॉय कर रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी केशव वहां आया और मुस्कुराते हुए बोले अंडरस्को मिस त्रिशा सर अभी आते ही होंगे। त्रिशा ने केशव को देखा और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा अंडरस्को ठीक है वैसे उसकी वाइफ कहाँ है सुना बहुत सुंदर है। केशव ने अपने मन में कहा अंडरस्को सही कहा बहुत सुंदर तुम जैसी लड़कियों से तो बहुत ज्यादा अच्छी है वो अच्छा हुआ मेरा युवी बेटा ने तुम जैसी लड़की से शादी नहीं की। त्रिशा ने केशव को फिर देखा और थोड़े कठोर आवाज में कहा अंडरस्को बोलो भी चुप क्यों हो। केशव ने कहा अंडरस्को वो अभी कोई जरूरी काम कर रही है आपसे नहीं मिल सकती। त्रिशा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी वहां पर माया कहराते हुए बोली अंडरस्को हाय मेरी कमर मेरी कमर। वही मिस रुपेन उसे ऊपर लेकर जा रही थी। माही नहीं थी माही पीछे कुछ काम कर रही थी। वही त्रिशा ने माया को देखा तो खुशी के भाव लाते हुए कहा अंडरस्को आंटी। माया ने त्रिशा को देखा तो एक बार के लिए वो त्रिशा को पहचान ही नहीं पाई। उसने पूछा अंडरस्को कौन हो तुम। माया के ऐसे सवाल को त्रिशा को यकीन नहीं था। वही उसने नकली हंसते हुए कहा अंडरस्को मैं वो त्रिशा आंटी युवराज की। वो क्या बोलती अब तो कुछ थी ही भी युवराज की। वही माया ने जब त्रिशा नाम सुना तो हैरान रह गई। वो बोली अंडरस्को त्रिशा तुम हो सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचानी भी कैसे महारानी ने प्लास्टिक सर्जरी जो करवा के खुद का हुलिया इतना चेंज जो करवा लिया था कि उसे पहचाना मुश्किल हो गया था। माया फिर भी उसको ऐसी बोल रही थी जैसे उसे त्रिशा से कोई मतलब ही न हो। उसे मतलब बस पैसों से था और त्रिशा उसके लिए कोई काम की नहीं थी। हाँ पहले उसने त्रिशा को इसलिए बुलाया था लेकिन जब उसका युवराज खुद चाहता है कि वो माही का सहारा लेकर मानन एंटरप्राइज के दूसरे बिजनेस को हटियाएगा तो उसे त्रिशा की क्या जरूरत है। वही त्रिशा को समझ आ गया था कि त्रिशा के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसे यहाँ अपना कब्जा करना था तो माया को अपने जाल में फंसना था। वो बोली अंडरस्को हाँ आंटी वो मैं थोड़ा सा चेंज हुई हूँ वैसे आपको क्या। त्रिशा के ऐसे बोलने पर माया को याद आया कि उसकी कमर में दर्द है। उसने फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वही मिसेज रुपेन ने अपने मन में कहा अंडरस्को कितना ड्रामेबाज औरत है अभी इसको टोंट मारने में दर्द नहीं हुआ अभी वो बोली तो दर्द होने लगा। इतना सोच उसने अपना सरना में हिला दिया। वही त्रिशा ने माया को चिल्लाते देखा तो जल्दी से बोली अंडरस्को आंटी क्या हुआ आपको। माया ने कहा अंडरस्को मेरी कमर में लग गई। वही माया ने कहा अंडरस्को मिस रुपेन चलिए मुझे जल्दी कमरे में ले चलिए मैं भी पता नहीं किससे बात करने लगी। त्रिशा ने जब सुना कि वो किसी से उसी को कह रही है तो उसकी सब फेक वाली कॉन्सेस खत्म हो गई और घूर के माया को देखने लगी। वही दूसरी और माही दूर से त्रिशा को देख रही थी। उसे हाथ में जो उसका बैग था उसके कब से माही टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था लेकिन आंखें उस त्रिशा की ओर ही थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। वही त्रिशा उस चुड़ैल औरत को जाते हुए देख रही थी और मन में बोली अंडरस्को चुड़ैल कहीं की। इतना बोल वो बैठ गई सोफे में। वही माही उसके सामने जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी उसकी कि वो ये नहीं कर सकती थी। वही उसने जब देखा कि वो सोफे में बैठ गई है तो वो वहां से निकली और अपने रूम की ओर जाने लगी। वही माही को त्रिशा की आवाज आए अंडरस्को है रुको। माही रुक गई लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। उसने सोचा कि त्रिशा ने उसे देख कैसे लिया। तब त्रिशा ने कहा अंडरस्को है जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वही माही ने गहरी सांस ली और बोली अंडरस्को थैंक गॉड इसने मुझे देखा नहीं।
लेकिन एक सेकंड में क्यों जाऊं, मैं क्या इसकी नौकर हूँ? माही ने बिना पीछे मुड़े कहा, अंडस्को आप यहाँ की मेहमान हैं, पर मैं यहाँ की नौकर नहीं हूँ, कोई सर्वेंट से मांगा लीजिए। अगर वो लोग ने भी मेरी तरह आपको पानी देने से मना कर से तो समझ लीजिएगा कि आपको वो मेहमान भी नहीं मानते। वही त्रिशा हैरान रह गई, कोई लड़की उसको ऐसे बोल रही है। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? युवराज को गर्लफ्रेंड हूँ मैं। माही ने गर्लफ्रेंड सुना तो उसका हाथ फिर से अपने बैग में गया। उसको तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो त्रिशा को वही मार देना चाहती थी। वही माही ने कहा, अंडस्को गर्लफ्रेंड थी आप, लेकिन करंटली उनकी वाइफ हूँ मैं। माही की बात सुन त्रिशा हैरान रह गई। वो बोली, अंडस्को तुम माही हो? माही अभी तक मुड़ी नहीं थी, तभी पीछे से किसी की आवाज आए, अंडस्को हाँ वो माही है, मेरी वाइफ। माही ने युवराज की आवाज सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। वही त्रिशा तो हैरान रह गई। उसने पीछे मुड़ा जहां युवराज चेहरे में बिना कोई एक्सप्रेशन के आ रहा था। वही त्रिशा ने युवराज को कहा, अंडस्को युवराज तुम आ गए। वही त्रिशा स्माइल करते हुए युवराज के गले लगती कि वही युवराज पहले ही माही के पास गया, जो पीछे अभी तक मुड़ी नहीं थी। युवराज उसके सामने आया और बोला, अंडस्को तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? प्रैक्टिस करके तुम थकी नहीं? माही ने कुछ नहीं कहा। युवराज समझ रहा था कि माही गुस्से में है, लेकिन वो त्रिशा के सामने ला नहीं सकता था। अच्छा हुआ वो टाइम में पहुंच गया, नहीं तो माही शायद गुस्से में त्रिशा के पास आ जाती। वही माही ने कहा, अंडस्को मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ कमरे में। युवराज ने माही को देखा और कहा, अंडस्को ठीक है माही तुम ऊपर जाओ, मैं वहां आता हूँ तुमसे बात करने। माही ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने माही के फोरहेड में किस किया और माही को जाने का इशारा कर दिया। वही माही हैरानी से युवराज को देखी। उसको खुशी भी हुई कि युवराज त्रिशा के सामने उसको अपना भाव दे रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल देख युवराज को खुशी हुई और माही वहां से चली गई। वही युवराज ने त्रिशा को देखा और कहा, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही त्रिशा हैरान थी युवराज के सवाल सुन। वो होश में आई और हड़बड़ा गई। वो बोली, अंडस्को वो युवराज मैं तुमसे मिलने आई थी। युवराज ने माही को बिना कोई भाव के देखा और पूछा, अंडस्को क्यों? त्रिशा ने कहा, अंडस्को क्यों का क्या मतलब है? युवी मैं तुम्हारी। युवराज ने त्रिशा के बोलने से पहले ही कहा, अंडस्को कुछ नहीं हो तुम मेरी। त्रिशा हैरानी से युवराज को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज उसको ये सब बोल रहा था, क्योंकि वो जिस युवराज को जानती थी वो उसके सामने आज था ही नहीं। वही दूसरी तरफ मान्या को होश आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वो किसी को घूर रही थी। वो आरिफ था। वो देख रही थी आरिफ मस्त अपना लंच कर रहा था। आरिफ अपना लंच करके उठ गया। उसने मान्या को देखा भी नहीं, लेकिन मान्या उसे जरूर देख रही थी। वही आरिफ हाथ धोने के लिए किचन गया ही था, मान्या उसके सामने आ गई और बोली, अंडस्को बताओगे क्या बात है? गुस्सा मुझे होना चाहिए, मुझे यहाँ उठा के ले आइए, लेकिन गुस्सा तुम हो मुझसे, बात नहीं कर रहे हो क्यों? आरिफ ने मान्या को देखा और कुछ नहीं कहा और साइड से निकल गया। मान्या देखती ही रह गई। सच में इस आदमी में इतना हिम्मत है उसे इग्नोर करने का। वही आरिफ ने अपने मन में कहा, अंडस्को तुम्हारी ये गलती माफ नहीं होगी मान्या, सजा तो मिलेगी तुम्हें। अब युवराज की बात सुनकर त्रिशा हैरान थी। उसने कहा, अंडस्को युवराज ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। युवराज ने कहा, अंडस्को कौन सी गर्लफ्रेंड, जिसने 5 सालों से मुझे अंधेरे में रखा, अपनी अय्याशी की और जिस दिन मेरी शादी होनी थी उस दिन कहीं चली गई। वाओ, गर्लफ्रेंड का क्या रोल निभाया है तुमने मिस त्रिशा। त्रिशा ने युवराज को समझाते हुए कहा, अंडस्को युवराज मैं अपने काम के लिए चेन्नई गई थी, मेरी मॉडलिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। युवराज मैं कैसे शादी करती तुमसे? युवराज ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अपॉर्चुनिटी किस चीज का? सूरज भारद्वाज के साथ रात बिताने की। त्रिशा हैरान रह गई। वही युवराज ने उसके उड़े हुए एक्सप्रेशन देखे तो बोला, अंडस्को क्या हुआ, हैरान हो ये जानकर कि मुझे कैसे पता चला? चलो तुम्हें मैं और एक सच बताता हूँ, सूरज भारद्वाज तुम पे कभी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मेरे कारण तुम्हारे साथ था। मैंने सोचा कि मैं तो तुम्हें वो चीज दे सकता हूँ, नहीं किसी और से दिलवा दूं। वैसे मजे किए न? त्रिशा हैरानी से युवराज को देख रही थी। ये युवराज कह क्या रहा है? उसने कहा, अंडस्को क्या कहना चाहते हो तुम? युवराज मेरा कोई भी रिलेशन सूरज भारद्वाज के साथ नहीं है। और तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने अपनी जगह मिस्टर सूरज को रखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
युवराज ने त्रिशा को ऐसे देखा जैसे वो उससे यही सुनने का उम्मीद थी। उसने कहा, अंडरस्को सही कहा, सूरज का तुमसे कोई भी रिश्ता हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ बेड तक था। लेकिन तुम्हें पता है, इससे मेरा एक फायदा हो गया, तुमसे मेरा पीछा छूटा, क्योंकि युवराज मानन को तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं था। त्रिशा हैरान थी। आज वो युवराज से मिलने आई थी उसको शोक देने, लेकिन यहाँ तो युवराज ही उसे शोक देख रहा था। युवराज ने कहा, अंडरस्को अब तुम्हें जरा सी शर्म है तो यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालने में 1 मिनट नहीं लगेगा। त्रिशा घर से निकालने की बात सुनी तो हड़बड़ा गई। वो बोली, अंडरस्को युवराज ये क्या कह रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, ये सूरज का क्या बोल रहे हो तुम। युवराज अब उससे बात नहीं करना चाहता था। वो बोला, अंडरस्को अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब प्लीज जाओ यहाँ से। इतना बोल वो वहां से जाने लगा। त्रिशा जल्दी से युवराज का हाथ पकड़ ली और रोते हुए बोली, अंडरस्को युवराज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज युवराज मुझे मत छोड़ो। युवराज ने गुस्से त्रिशा का वो हाथ देखा और उससे अपना हाथ एक ही बारी में छुड़ा लिया और किसी को बुलाने लगा, अंडरस्को केशव काका, केशव काका। युवराज की आवाज सुन केशव भागते हुए युवराज के पास आया और पूछा, अंडरस्को हाँ युवी बेटा क्या हुआ। युवराज ने त्रिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को इस लड़की को बाहर फेंकवाए घर से, मुझे इसकी शकल दिखनी नहीं चाहिए। केशव ने हाँ में सिर हिलाया और त्रिशा को पकड़ लिया। वही युवराज ने त्रिशा को देखे बिना जाने लगा। वही युवराज अपने हाथ को साफ कर रहा था जहां त्रिशा ने पकड़ा था। त्रिशा जो अभी रो रही थी उसने गुस्से युवराज को देखा और कहा, अंडरस्को बहुत बड़ा धोखा किया है तुमने युवराज मेरे साथ, इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगी, सारे राज खोलूंगी मैं तुम्हारा। आज तुमने मुझे ठुकराया है, कल पूरी दुनिया तुम्हें। त्रिशा कोहली का वादा है तुमसे। वही केशव ने उससे कहा, अंडरस्को मिस त्रिशा चलिए यहाँ से। त्रिशा ने केशव को देखा और कहा, अंडरस्को छोड़ो मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। केशव ने छोड़ दिया। त्रिशा वहां से जाने लगी। वही 3 लोग थे जो त्रिशा को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये तीनों कोई और नहीं युवराज, माही और मोनिका थे। मोनिका कब से वो सब देख रही थी, उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है त्रिशा, तुम यहाँ मोम के कहने पर आए हो। मोम को चाहे कोई भी प्लान था तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा प्लान तो सच जानना है, 5 साल पहले का सच जो तुम्हारे थ्रू ही पॉसिबल है। उसने युवराज को एक बारी देखा जिसने माही को जरूर देख लिया था लेकिन मोनिका को नहीं देखा था। युवराज ने भी मन में कहा, अंडरस्को आन की चिंगारी मैंने लगा दी है, अब सच बाहर आना बाकी है। युवराज ने जो किया है वो सब सच बाहर आने वाला है, जिसके लिए मैंने 5 साल वेट किया। तुम कभी ये नहीं बाहर लाती त्रिशा, लेकिन अब बाहर लाना जरूरी सा हो गया मेरे लिए, तुम्हारी जिंदगी चाहे मुझे छीनी ही क्यों ना पड़े। वही माही तो शायद कुछ और ही सोच रही थी। उसके दिमाग में अभी कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में शायद ही कोई बता सकता था। वही दूसरी तरफ मान्या अब गुस्से से बौखला रही थी। सुबह से शाम हो चुका था लेकिन ये आदमी ने एक चू तक नहीं किया था। वो आराम से अखबार पढ़ रहा था। वही मान्या ने उसकी अखबार छीन ली और बोली, अंडरस्को क्या तुम अंधे बहरे हो चुके हो, सुबह से बात तक नहीं की, ना मुझे देखा, क्या चाहते हो तुम मुझसे। आरिफ ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। अब तो मान्या का गुस्सा सर के ऊपर से पार हो गया। उसने वही दीवार में टंगी बंदूक ली और आरिफ को पीछे से रोकते हुए बोली, अंडरस्को पंडित रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से गए तो देख लेना ये बंदूक तुम्हारे कितने छेद करेगी। आरिफ रुक गया और मान्या की ओर मुड़ा और गुस्से से देखने लगा। सीरियसली ये औरत अब ऐसे मारने की धमकी देगी बात करने के लिए। अभी तो आरिफ का मन कर रहा था कि मान्या को अच्छे से सबक सिखाए। इस मान्या ने हमारे आरिफ को समझ क्या रखा था, जब देखो उसे धमकाते रहती है, लेकिन आज नहीं, आज तो आती ने भी कसम ही खा रखी थी वो मान्या के बातों में ना आएगा ना उससे बात करेगा। वो मान्या को घूरा और कुछ नहीं बोला और फिर से जाने लगा। वही मान्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आया लेकिन उसके हाथों में जो बंदूक थी उसे चलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मान्या अपने भोले पंडित पर बंदूक थोड़ी ना चला सकती थी। वही वो मान्या बंदूक ताने हुए ही थी। उसने फिर से आरिफ को धमकी देते हुए कहा, अंडरस्को रुक जाओ पंडित, वरना आज मैं तुम पर ये बंदूक चलने में जरा भी रहम नहीं करूंगी। आरिफ नहीं रुका। वो जाता गया। मान्या बंदूक नहीं चलाती लेकिन अचानक ही उसके हाथों से गलती से बंदूक चल पड़ी। वही मान्या हैरान थी। वही सामने जब आरिफ बंदूक चलने की आवाज सुनी तो हैरान था, उससे यकीन नहीं हो रहा था मान्या उस पर बंदूक चला सकती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे गोली लगी नहीं थी।
आरिफ ने सामने देखा जहां रकुल खड़ी थी, उसके दाएं हाथ को कस के पकड़े वही मान्या हैरान थी। उसके एक हाथ में बंदूक था और उसके पास में एक मेड खड़ी थी जिसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। वही आरिफ ने सामने रकुल को देखा तो हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रकुल उसकी ऐसे मदद कर सकती है। वो जल्दी से रकुल के पास आया और मान्या को घूर के देखते हुए कहा, अंडस्को अब हो गई आपको मन शांति, मैंने आज बात नहीं की तो आप मुझे मारने में तुलाई क्या, यही इज्जत है मेरी आपके नजर में। मान्या कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही मान्या ने ब्लैंक आंखों से रकुल को देखा जो दर्द में झटपटा रही थी। आरिफ ने उसे देखा लेकिन उसे रकुल को उठने में मदद की, सोफे में बैठा दिया। वही रकुल ने मान्या को देखा जो अभी भी वही खड़ी थी। उसने कहा, अंडस्को मैम आपको हुआ क्या है, कोई इतनी छोटी बात पर किसी पर बंदूक से मारता है क्या, अगर मैं सामने नहीं आती तो सर को गोली लग जाती। ये सुन मान्या के हाथ अपने बंदूक पर कस गए। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आरिफ को मारने की कोशिश की, क्या उसके गुस्से के आगे उसका कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। वही आरिफ बस रकुल के हाथ को देख रहा था जिससे खून निकल रहा था। बाकी सब सर्वेंट्स रकुल की चोट को देख रहे थे, उसमें दावा लगा रहे थे क्योंकि गोली छूकर निकल गई थी इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वही मान्या अभी वही पास खड़ी जो सर्वेंट थी वो अभी भी घबरा रही थी क्योंकि वो मान्या से टकरा गई थी जिससे मान्या के हाथ से गोली चल गई। वो वहां से जाने ही वाली थी, मान्या ने उस सर्वेंट के बाल पकड़ लिए और बिना किसी को देखे वहां से चली गई। वही अब आरिफ ने रकुल को घूर के देखा, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके वाइफ पर ऐसे लक्षण लगाने का। वो रकुल के हाथों को देखकर बता सकता था कि उसकी चोट गोली से नहीं लगी है। मान्या ने गोली चलाई तो थी लेकिन लगी नहीं थी। वही वो मान्या के बारे में सोचने लगा कि वो उस लड़की कुछ कर न दे मान्या को। इतना तो वो समझ चुका था कि बिना गलती के मान्या किसी को सजा नहीं देगी, लेकिन अभी बात इस समय आरिफ की थी। वो खड़ा हुआ रकुल आरिफ को खड़ा देखकर बोली, अंडस्को सर आप कहाँ जा रहे हैं। आरिफ ने उसे बोलना जरूरी नहीं समझा और जाने लगा। तभी रकुल ने जल्दी से आरिफ का हाथ पकड़ लिया। ये देख आरिफ को इतना गुस्सा आया कि वो रकुल का हाथ झटक के बोला, अंडस्को औकात में रहो अपनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरा हाथ पकड़ो। रकुल आरिफ को इतने गुस्से में देखी तो बहुत डर गई। तभी वो जैसे तैसे खुद को हिम्मत बनाए बोली, अंडस्को वो सर मुझे चोट लगी है तो सोचा आप यही रहे। आरिफ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें चोट लगी है तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे इस चोट के लिए बस डॉक्टर बुला सकता हूं, तुम्हारा ख्याल नहीं तो मुझे परेशान मत करो। इतना बोल वहां से चला गया। वो जल्दी से बाहर आया मान्या को खोजने, लेकिन तब तक मान्या उस सर्वेंट को लेकर चली गई थी। आरिफ ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ये लड़की भी ना। वही मान्या सीधा उस लड़की को कहीं लेकर जा रही थी, वो कहीं और नहीं डेकियो वैली जा रही थी। वही वो सर्वेंट डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि मान्या उसे लेकर कहाँ जा रही है, क्या बस धक्का देने से उसे मान्या उसे जान से मार देगी। हाँ, उसने जानबूझ के धक्का दिया था। वो नई थी और रकुल के अंडर काम कर रही थी क्योंकि हर के सर्वेंट्स को एक एक काम दिया गया कि किस काम को कौन संभालेगा और उसमें कैप्टन भी होते हैं। इसी तरह इस बार रकुल कैप्टन थी और उसने उस छोटी सी सर्वेंट से बहुत काम करवाया और लास्ट में जब उसने आरिफ और मान्या को इस तरह देखा तो वो खुशी से पागल हो गई। वो जल्दी से मान्या के पास जाने को बोली और उसे धक्का देने कहा। वही वो सर्वेंट ये करने से मना की लेकिन रकुल ने उसे धमकाया तो वो सर्वेंट मान गई और मान्या को धक्का दे दिया जिससे गोली चल गई। ये देख वो सर्वेंट हैरान थी। वो सोच रही थी ये क्या हो गया उससे। तभी मान्या ने जब उसके बाल पकड़े तभी वो समझ चुकी थी मान्या बहुत गुस्से में और उसे कभी भी मार सकती है। वही मान्या जल्दी ही डेनकियो वैली पहुंच गई थी और सर्वेंट को खींचते हुए डेकियो वैली में पटक दिया। वही सब वहां के ट्रेनी मान्या को वहां देख हैरान थे। वही वहां के बड़े ट्रेनर ने मान्या से पूछा, अंडस्को मैम आप यहाँ। मान्या ने कुछ नहीं कहा और वहीं बैठते हुए कहा, अंडस्को इस लड़की को ट्रेनिंग करवाओ और जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी फाइटर बनाओ। वो सर्वेंट हैरान थी कि मान्या ये क्या बोल रही है। मान्या के ऐसे बोलने पर सब हैरानी से मान्या को देख रहे थे। वही मान्या ने उस मेड को देखकर कहा, अंडस्को सुना तुमने, तुम्हें क्या करना है। वो मेड तो शौक में थी कि मान्या करना क्या चाहती है, उसके साथ अच्छी फाइटर बनाओ क्या मतलब है। तभी भीड़ में से एक लड़की बाहर आई। वो बोली, अंडस्को अरे मैम आप यहाँ। वो कोई और नहीं रीना थी। वही रीना जिसे रकुल ने वास तोड़ने का इल्जाम लगाया था मान्या के सामने और मान्या ने उसे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। वही मान्या ने रीना को देखा और कहा, अंडस्को लगता है तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को जी मैम आप यहाँ इतनी रात में।
मान्या ने कहा अंडस्को हाँ ये लड़की की भी ट्रेनिंग करवानी है तुम लोगों को। रीना ने उस लड़की को देखा तो हैरान होते हुए कहा अंडस्को अरे खुशी तुम यहाँ। वही खुशी जो उस मेड का नाम था वो रीना को देख हैरान थी क्योंकि जब वो न्यू न्यू आई थी तो पहले रीना के अंदर ही काम करती थी लेकिन जब वो यहाँ आ गई तो उसे रकुल के अंडर काम करना पड़ा। वो जल्दी से रीना के पास जाते हुए बोली अंडस्को दीदी आप यहाँ क्या कर रही है आपको तो मार दिया गया था ना मैंने दूसरे सेवेंथ से सुना था। रीना मुस्कुरा के बोली अंडस्को बिल्कुल रीना मर चुकी है क्योंकि पुरानी रीना मर के ही नई रीना बनी है। खुशी को कुछ समझ नहीं आया उसने रीना को कंफ्यूज होकर देखा तो मान्या ने पीछे से कहा अंडस्को तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया है कि कोई आगे तुम्हें ये धौंस नहीं जमा पाए तुम्हें मजबूर न करे कि तुम वो काम करो मुझे पता है तुम मुझसे जानबूझ के टकराई किसी के कहने पर। खुशी जम गई और पीछे देखने उसमें हिम्मत नहीं है। मान्या ने फिर बिना कोई भाव के कहा अंडस्को ऐसी कमजोर लड़कियां मुझे पसंद नहीं जो खुद के लिए लड़ भी न सके। यहाँ जितने भी लोग हैं मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं और यही हिम्मत मुझे तुम्हारे अंदर भी चाहिए। मान्या की बात सब लोग सुन रहे थे। इसे कहते हैं एक सच्चा लीडर उसे डर नहीं है कि उसके ही आदमी उससे भी अच्छा है उससे भी बेहतर है क्योंकि एक लॉयल लोग ही ऐसी कम्युनिटी में आ सकते हैं क्योंकि कोई भी महान इंसान अगर अपने ही गुरु को छोटा समझे वो सबसे बड़ा वाला ज्ञानी है। और यहाँ मान्या सबकी गुरु है और मान्या को उसके सब लोग बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो उनके लिए वो करती थी जो शायद उनका सगा भी न करे। मान्या यहाँ लोगों को मोटिवेट कर रही है वो कोई भी महान नहीं है उन लोगों जैसी है। वो भी उसके जैसे स्किल ला सकते हैं उससे लड़ सकते उससे भी ज्यादा बेहतर बन सकते हैं और मान्या यही सिखाती है अपने सब लोगों को किसी को कम मत समझो क्योंकि सब में वो सब काबिलियत होती है जो दूसरों में होती है। वही खुशी मान्या की बात सुन मोटिवेट हो रही थी। वही मान्या ने आगे कहा अंडस्को तुम तब तक यहाँ पर ट्रेनिंग करोगी जब तक तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस न आ जाए कि तुम किसी से भी कम नहीं हो फिर तुम मेरे यहाँ काम करने आना। वही मान्या की बात सुन खुशी ने रीना की ओर देखा और रीना ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी वहाँ एक ट्रेनर थी जो खुद मान्या के विला में एक मेड थी जस्मीन बोली अंडस्को मैम हम इसकी अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे। मान्या ने उस जस्मीन को देखा और कहा अंडस्को तुम पर भरोसा है। इतना बोल वो वहां के सीनियर ट्रेनर के पास गई अंडस्को यश। यश ने कहा अंडस्को येस बॉस। मान्या ने कहा अंडस्को ट्रेनिंग ठीक से करवाओ सबकी बहुत जल्द ही वो होने वाला है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। यश ने कहा अंडस्को ओके बॉस आप हमारे ट्रेनी से मिलना चाहेंगी आज आप आए हैं सब एक बार आपसे मिल लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मान्या ने कहा अंडस्को अभी नहीं बाद में। यश ने ठीक है कह दिया। वही खुशी रीना से पूछ रही थी अंडस्को दीदी यहाँ हो क्या रहा है इतनी बड़ी फैक्ट्री के पीछे यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है। वो फैक्ट्री इसलिए बोल रही थी क्योंकि जहाँ वो थी वो एक फैक्ट्री थी बाहर की दुनिया में जो शायद सालों से बंद थी लेकिन उसके पीछे मान्या ने अपना ही अलग अंपार बनाया हुआ था और ये काम उसे आनंद मानन से छुप के करना तो उसने ऐसे ही करना सही समझा। वही वो इलाका भी मान्या का था तो आनंद मानन को उस पर भरोसा था तो वो उसकी इलाका का कभी जांच नहीं करवाया और इसी का फायदा उठा के मान्या ने इतनी बड़ी अंपार खड़ा कर लिया था आनंद मानन को बिना कुछ पता चले। वही रीना ने खुशी की बात सुनी तो बोली अंडस्को चलो तुम्हें बताती हूँ। उसके साथ जस्मीन भी जाने लगी। रीना ने कहा अंडस्को मान्या मैम क्वीन तो शुरू से थी लेकिन पावर उनके पास नहीं थी। ये काम करना उन्होंने तब से शुरू किया जब उनके पापा आनंद मानन और उनके भाई ने 5 साल पहले कुछ किया था जो हमें भी नहीं पता लेकिन इतना पता है जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मान्या मैम उस ब्लास्ट को होने से बचा नहीं पाए और रही बात वो ब्लास्ट की तो उस ब्लास्ट को आनंद मानन भी जानते थे फिर भी उन्होंने रोका नहीं जिससे मान्या मैम बहुत ज्यादा गुस्सा आया था तब से उन्होंने ये डेकियोन वैली को बनाया। खुशी ने रीना की बात सुनी तो उसे मान्या अच्छी लगी उसे लगता था मान्या बहुत ज्यादा क्रूर है जो कि कुछ सर्वेंट्स जो मान्या को जानते नहीं थे वही बोलते थे लेकिन विला में जो सर्वेंट्स थे जो मान्या के ट्रेनिंग सेंटर से वहां जानते थे उन्हें मान्या की सारी चीजें पता थी। रीना ने आगे कहा अंडस्को उस सब चीजों में उन्होंने अपने ही पापा के खिलाफ ये सब किया उनके वो डिसीजन जो वुमन को हर करने की थी उसे खुद से रोका लेकिन कभी पता नहीं चलने दिया। यहाँ तुम्हें वो सब औरतें दिखेंगी जो कभी बहुत दर्द में थी। खुशी ने सब ट्रेनी को देख रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब लोग कभी किसी दुख में भी थे या उनके साथ कुछ गलत भी हुआ। रीना की बात खत्म होते ही जस्मीन ने कहा अंडस्को इसलिए तुम्हें भी इस अंपार में स्वागत है वेलकम टू क्वींस वर्ल्ड। खुशी ने बड़ी सी मुस्कान दी।
वही मान्या का दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। वो घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सबसे एकलौते दोनों दोस्त को बुला लिया। ये कोई नहीं, नवीन और मेघना ही थे। मेघना कुछ काम कर रही थी। वही मान्या का फोन आते देख जल्दी से फोन उठा के कहा, अंडस्को वाह, इतना दिन बाद माफिया साहिबा को याद कैसे आ गई मेरी। मान्या ने कहा, अंडस्को बकवास बंद कर और जल्दी से अपने पति के साथ आओ मेरे क्लब। पति का नाम सुन मेघना ने का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वो बोली, अंडस्को वो मान्या, नवीन 2 दिनों से घर में नहीं है। मान्या ने कहा, अंडस्को तो फोन करके बुलाओ उसको। मेघना क्या बोलती कि नवीन ने उसका कॉल भी नहीं उठाया। उसका ये बोलने की उसमें न हिम्मत थी न वो कहना चाहती थी, इसलिए वो बोली, अंडस्को ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ नवीन को लेकर। इतना बोल वो कॉल कट कर दी। वही मेघना ने खुद को मानते हुए नवीन को कॉल किया। उसे श्योरिटी नहीं थी कि वो फोन उठाएगा, लेकिन उसने एक बार कोशिश की। वही नवीन अभी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, इसलिए उसने बिना देखे ही फोन उठा लिया। उसने कहा, अंडस्को हेलो। नवीन को फोन उठाया देख मेघना खुश हो गई। वो जल्दी से बोली, अंडस्को हेलो नवीन। नवीन मेघना की आवाज सुन हैरान रह गया। उसने जल्दी से कॉल देखा तो वहां मेघना का नाम लिखा हुआ था। उसने अपना सिर को पटकने का मन हुआ। वो 2 दिन से मेघना से बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज उसने गलती से मेघना का कॉल उठा ही लिया। उसको मेघना की आवाज आए, अंडस्को हेलो नवीन। नवीन नवीन ने मेघना की आवाज सुनी तो कान में फिर से फोन लगाते हुए कहा, अंडस्को हाँ बोलो, क्या हुआ, फोन तुमने। मेघना ने थोड़े गुस्से में कहा, अंडस्को फोन मैं तुम्हें 2 दिन से कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम इतने बिजी हो गए हो, मेरा फोन अटेंड करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। नवीन ने भी मेघना को उल्टा जवाब देते हुए कहा, अंडस्को सही कहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी मैं जरूरी काम ही कर रहा था, लेकिन तुम्हारे कॉल के कारण वो काम मेरा रुका हुआ है। मेघना को सच में नवीन की बात बहुत बुरी लगी। सच में नवीन को उससे ज्यादा काम पसंद है। वो उसको कॉल करती है तो उसे प्रॉब्लम होती है। क्या इतना ज्यादा जुदा है वो नवीन से, लेकिन वो क्या ही करे। ये सब बात अपने दिल में ही दफना के उसे नवीन के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ना चाहती, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। वही नवीन को ये बोलने के बाद मेघना की दूसरे तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा, क्या वो आज ज्यादा रूड हो गया, क्या मेघना को उसके बातों का बुरा लगा। लेकिन उसने फिर बाद में सोचा, नहीं नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा, वो तो इंडिपेंडेंट वुमन है, जिसे किसी से फर्क कहाँ पड़ता है। और अभी तो उसे डॉक्टर सार्थक जैसे महान डॉक्टर की दोस्ती भी प्यारी लग रही है। उसके इतना बोलने पर उसे क्यों फर्क पड़ेगा। नवीन सोचता था कि नवीन उससे कितना भी बुरी तरीके से बात कर ले, मेघना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही बात नवीन को खाती थी। क्यों उसे फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे उसके बातों से ये पता नहीं चलता कि वो उसकी परवाह करता है। वो क्यों नहीं समझती। दोनों ने ही अपने रिश्ते को इस मोड़ में ले आए हैं कि दोनों ही एक दूसरे के कुछ भी एक्शन को गलत ही समझते हैं। नवीन को मेघना की कोई आवाज नहीं आई तो वही रुड टोन में कहा, अंडस्को अब बोलोगी भी कि फोन रखूं मैं। मेघना जो अभी भी दुखी थी, नवीन की बात सुन उसके चेहरे पर एक उदासी भारी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अंडस्को मान्या का कॉल आया, उसने हमें अपने क्लब बुलाया है, अगर तुम्हारे बिजी शेड्यूल में जरा सा भी टाइम है तो आ जाना। इतना बोल उसने फोन कट कर दिया। नवीन को लगा था मेघना अपनी कोई बात बोलेगी, लेकिन नवीन इतना रूड था कि मेघना ने अपनी कोई बात नहीं की और बस मान्या की बात उसे बता दी। उसे तो ये भी नहीं पता था मेघना रोज करती क्या है, क्योंकि उसने कभी भी मेघना से पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उसे कभी कभी खुद पर गुस्सा था कि वो ऐसे कैसे अपनी ही वाइफ से बात करता है, लेकिन वो करे भी क्या करे, गलतफहमियां इतनी थी, वो लोग चाह कर भी अपना रिश्ता सुधार नहीं पा रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी कार की चाबी लेकर चला गया, क्योंकि मान्या ने बुलाया तो वो उसे मना नहीं कर सकता था। एस फ्रेंड भी नहीं, एस लॉयर भी नहीं। वही मान्या अभी अभी अपने क्लब पहुंची थी। उसके बेंगलो में बहुत से क्लब थे जिसको वो चलाया करती थी। ऐसा कहा जाए कि पूरा बेंगलो ही मान्या का था तो गलत नहीं होगा। वही मान्या जाकर बार काउंटर में बैठ गई और वही वहां अभी तक बस मेघना ही पहुंची थी। मान्या ने उसे देखा तो कहा, अंडस्को हे इधर। मेघना ने मान्या को देखा तो वहां पर चली गई। वहां दोनों दोस्त ने गले मिला और मेघना ने कहा, अंडस्को तू आज यहाँ कैसे, तेरे तो घर में ही इतना बड़ा बार खोले के बैठी है तू। मान्या ने कहा, अंडस्को जो मजा बाहर है वो अंदर घर में नहीं। मेघना हंसने लगी। उसने पूछा, अंडस्को वैसे आज तू किस लिए दुखी है, इतने सालों बाद मैंने तुझे इतना दुखी देख रही हूँ। मान्या ने बिना कोई भाव के उस ग्लास को देखा और कहा, अंडस्को तुझे क्यों लगता है मैं दुखी हूँ।
मेघना ने कहा अंडरस्को क्योंकि मैं जानती हूँ वो भी स्कूल टाइम से। हाँ पता है, तो नवीन की अच्छी दोस्त है पर मुझसे कम दोस्ती नहीं है। मान्या ने लंबी सांस ली ही थी कि वहां नवीन भी पहुंच गया। नवीन को देख मान्या ने कहा अंडरस्को नवीन तुम आ गए। नवीन का नाम सुन मेघना ने पीछे देखा और देखा सच में नवीन था। उसने 2 दिन से नवीन को नहीं देखा। उसने नवीन को देखा, ऐसा लग रहा था कि सच में उसने इन दिनों बहुत ज्यादा ही काम किया है, थका थका सा दिख रहा था। मान्या ने पूछा अंडरस्को वैसे तुम दोनों साथ में क्यों नहीं आए। नवीन ने वही के चेयर में बैठते हुए कहा अंडरस्को क्योंकि मैं ऑफिस में था। मान्या वैसे तुम यहाँ हमें क्यों बुलाया। मान्या ने एक शॉट लगाते हुए कहा अंडरस्को मेरा दुख सुनने के लिए। दोनों हैरानी से बोले अंडरस्को कैसा दुख। मान्या ने दोनों को देखा और कहा अंडरस्को यार वो पंडित सुबह से बात नहीं कर रहा है मुझसे। दोनों हैरानी से बोले अंडरस्को कौन आरिफ। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया। मेघना और नवीन ने एक दूसरे को देखा, फिर मान्या को जो सच में बहुत दुखी दिख रही थी। वही दूसरी तरफ आरिफ एक आदमी को पकड़े हुए था। उस आदमी की हालत देख ऐसा था जैसे कि उसने कितनी शराब पी हो। वो कुछ बोल भी रहा था अंडरस्को उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की, चालबाज औरत, मेरे सारे पैसे चुरा लिया। इतना बोल वो रोने लगा। आरिफ ने घूर के उस आदमी को देखा और कहा अंडरस्को चुप हो जाए भाई, यहाँ आप बेंगलोर में कर क्या रहे हैं, वहाँ दिल्ली में मोम परेशान बैठी है, अगर अभी मैं यहाँ नहीं आता पता नहीं क्या क्या कर रहे होते आप। हाँ ये कोई और नहीं आर्निव ही था जो 2 दिनों से बेंगलोर में मजे कर रहा था, लेकिन आज किसी ने आर्निव के मजे ले लिए। आर्निव ने घूर के आरिफ को कहा अंडरस्को ओ प्लीज अपने बड़े भाई को डांटो मत, हट होता है दिल में। आर्निव ने घूर के आरिफ से कहा अंडरस्को ओ प्लीज अपने बड़े भाई को डांटो मत, हट होता है दिल में। आर्निव की बात सुन आरिफ ने घूर के अपने भाई को देखा। सीरियसली पहले तो इतना बड़ा कांड करो, क्या जरूरत थी यहाँ क्लब में आकर किसी के साथ गैम्बलिंग करने की। हाँ हाँ होंगे वो कार्ड्स के खिलाड़ी अपने दिल्ली में, लेकिन यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं है। वही वो जिस क्लब में खड़े थे बेंगलोर का मशहूर क्लब था जो मान्या का था। वही आरिफ ने कहा अंडरस्को आप शांति से घर चलिए ओके। आर्निव ने कहा अंडरस्को पर मेरे पैसे। आरिफ ने कहा अंडरस्को वो नहीं मिलने वाले, मैं भी सोच रहा हूँ कौन लड़की आपको लूट के चली गई। आर्निव ने कहा अंडरस्को नाम मत लो उस चालबाज औरत का, उसने मुझे ज्यादा शराब पिला दी जिससे मुझे कोसिनो मुझे नंबर डबल डबल दिखने लगा जिससे मैं हार गया। इतना बोल वो रोने लगा। वही आरिफ अपने भाई को डांटते हुए बोला अंडरस्को ओ गॉड चुप हो जाओ, कितना चिल्लाते हो आप। आर्निव ने कहा अंडरस्को यार तू कैसा भाई है, अपने बड़े भाई की जरा तो इज्जत कर, एक लड़की मुझे लूट के चली गई और मैं चिल्लाऊं भी ना। आरिफ ने आर्निव की बात सुनी तो घूर के उसे देखा और कहा अंडरस्को सच में पहले आप हारे हो, दुनिया वाले नहीं तो वो क्यों आपकी फटी आवाज सुने। आर्निव ने रोते हुए कहा अंडरस्को तो क्या करूं मैं। आरिफ ने कहा अंडरस्को शांति से दिल्ली जाए, आपके असिस्टेंट को कॉल कर दिया है मैंने, वो आपको लेने आता ही होगा। आर्निव ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा अंडरस्को है मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बड़ी मेहनत से मैंने कमाए थे वो पैसे। आरिफ ने कहा अंडरस्को आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि उसने आपकी पूरी धन दौलत लूट ली। नायर फैमिली के बड़ा बेटा कुछ लाख रुपयों के लिए रो रहा है। सच में अगर मीडिया में ये पता चले तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। आर्निव ने आरिफ से कहा अंडरस्को हाँ हाँ तुम्हें तो अपनी इज्जत की प्यारी है, मेरे पैसों के नहीं। आरिफ ने कहा अंडरस्को बिल्कुल नहीं, अब बकवास बंद कीजिए और कार के अंदर बैठिए। आरिफ ने जबरदस्ती अपने कार में आर्निव को बैठा दिया और गेट बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली ही थी कि आर्निव ने खिड़की के पास आकर कहा अंडरस्को भाई भाई मेरे पैसे लूटने वाली लुटेरी को पकड़ा न जरूर, मैंने मेहनत से उस क्लब में कमाए थे। आरिफ पिछले 1 घंटे से अपने पागल भाई से यही सुन रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा अंडरस्को एक काम कीजिए, आप उस लड़की को खोजने के लिए यहाँ पर घर ले लीजिए। आर्निव ने को आइडिया अच्छा लगा, वो बोला अंडरस्को हाँ सही कहा, मैं यही घर ले लूंगा भाई, तू सी ग्रेट हो, क्या आइडिया दिया है। आरिफ सच में अब पागल होने वाला था, क्या नौटंकी भाई मिला था उसे। उसने अपना सिर पकड़ा, तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने देखा वहां नवीन शो कर रहा था। उसने फोन उठा लिया और कहा अंडरस्को हाँ नवीन बोलो। नवीन ने जल्दी से कहा अंडरस्को आरिफ जल्दी से पैराकॉम क्लब आ जाओ। आरिफ ने पूछा अंडरस्को क्यों। नवीन ने कहा अंडरस्को तुम्हारी वाइफ पागल हो चुकी है, तुम्हारा नाम लेकर सबको मारे जा रही है। आरिफ हैरान रह गया, वो बोला अंडरस्को क्या, लेकिन क्यों।
नवीन जो बात कर रहा था उसके ऊपर से एक चेयर गई, वो साइड हटते हुए जल्दी से बोला, अंडस्को यार बताने का टाइम नहीं, जल्दी आओ अपनी वाइफ लेकर जाओ घर, नहीं तो ये औरत को 1 मिनट नहीं लगेगा हम लोग का अस्तित्व मिटाने में। आरिफ ने जल्दी से कहा, अंडस्को ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। वही वो कार में बैठा और पैराकॉम क्लब के लिए निकल पड़ा। वही पीछे आर्निव ने अपने भाई से पूछा, अंडस्को छोटे भाई हम कहाँ जा रहे हैं? आरिफ ने कहा, अंडस्को आपकी भाभी को लेने, वो पागल हो गई है। आर्निव ने कहा, अंडस्को तो तुम उसे पागल खाने भर्ती करने वाले हो। आरिफ ने घूर के आर्निव को देखा जो खुद नशे में तूल उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। आर्निव ने कहा, अंडस्को बोलो ना यार। आरिफ सच में धर्म संकट में था, एक उसका भाई टूल था और एक उसकी बीवी पता नहीं क्या उधम मचा रही थी, उसे तो रोने का मन कर रहा था। वही वो लोग जल्दी ही वो क्लब पहुंच गए। वही रास्ते भर आर्नीव ने आरिफ का दिमाग खाया। वो जब कार से बाहर आया था उसके बाल तो ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कि उसे किसी ने बिजली की तार से उसे शोक दिया हो। उसने कार को लॉक कर दिया क्योंकि आर्निव अभी कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने उसे लॉक किया और अंदर जाने लगा। वही अंदर की हालत देख एक पल के लिए आरिफ भी हैरान रह गया। वो जगह बिल्कुल वीरान थी, जैसे कि वहां कोई हो ही न, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था जैसे कोई तूफान आया और इस जगह को तहस नहस करके रख दिया। आरिफ धीरे धीरे अंदर जा ही रहा था कि उसे साइड के कोने से किसी की धीरे से बोलने की आवाज आए, अंडस्को है सुनो है। आरिफ ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गया, वहां 50 से ज्यादा लोग छुपे हुए थे, वो भी इतनी सी जगह में। वो जल्दी से वहां गया और बोला, अंडस्को आप लोग यहाँ क्यों छुपे हैं? आरिफ की बात सुन वहां एक आदमी ने कहा, अंडस्को भाई अंदर मत जा, एक पागल लड़की सबको मार रही ही देख मेरे हालत, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा है। आरिफ समझ गया वो कौन है और कौन उसकी प्यारी, तो नहीं बोलेंगे लेकिन डेविल जरूर बोलेंगे। हाँ तो कहाँ थी मैं? हाँ आरिफ को डेविल माफिया बीवी के अलावा और कौन कर सकता था इन लोगों की हालत। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को उसने तुम्हें क्यों मारा? मैं बस अपनी शादी की बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से, वो भी फोन में, मैंने बस पंडित जी का नाम लिया ही था कि वो हमारे शादी में कितने टाइम में आना है, लेकिन तभी वो लड़की मेरे ऊपर टूट पड़ी। इतना बोल वो रोते हुए बोला, अंडस्को बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। उसकी रोनी आवाज सुन आरिफ ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, अंडस्को रोते नहीं बच्चे, वो तो प्यार से तुम्हें मारी होगी। वो लड़के ने अपना बॉम्ब दिखाते हुए कहा, अंडस्को तुमको ये प्यार लगता है? आरिफ ने जब वो देखा तो अपने दिल में हाथ रखते हुए बोला, अंडस्को हे भगवान क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसकी बीवी अब आदमियों के बॉम्ब को चौपट कर रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती, वो उसे रोकना पड़ेगा। इतना बोल जाने लगा तभी वो लड़कों ने कहा, अंडस्को अरे मत जा रे, क्यों खुद भी हमारी जैसा हालत करना चाहता है? आरिफ ने पीछे मुड़ कहा, अंडस्को सॉरी, ये सब उसके कारण ही हो रहा है तो माफ करना। हाँ आरिफ की बात सुन किसी को समझ नहीं साया, खासकर उस गर्लफ्रेंड वाले लड़के को। तभी किसी ने उसके बॉम्ब में हाथ लगा दिया तो वो जोर से चिल्लाया। तभी वो दूसरा आदमी बोला, अंडस्को सॉरी दर्द हुआ। वो लड़के ने कहा, अंडस्को और नहीं तो क्या। वही दूसरी तरफ आरिफ जब क्लब के बार काउंटर के पास गया तो हैरान था, मान्या पागलों जैसा एक बोतल ली हुई थी और वहां एक बेंच में चढ़ के चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही थी, अंडस्को हमसे शर्म हुए खफा और मेरा दिल टूटा हुआ। इतना बोल वो फिर से एक घुट पीती और यही लाइन बोलती। आरिफ ने अपने साइड देखा जहां नवीन और मेघना उसे वहां आने का इशारा कर रहे थे। नवीन ने धीरे से कहा, अंडस्को यार तुम कहाँ रह गए थे? आरिफ ने कहा, अंडस्को वो थोड़ा लेट हो गया, बट मेरी वाइफी जी को क्या हुआ? नवीन ने घूर के कहा, अंडस्को तुम्हारे ही नशे किए हुए है इसने, तुमने सुबह से बात नहीं की, तुम उसे सजा दे रहे हो और वो खुद की सजा हमें दे रही है। आरिफ ने बुरा सा मुंह बनाया और मन में कहा, अंडस्को हाँ हाँ इसमें भी मेरी ही गलती है। तभी मेघना ने कहा, अंडस्को तुम दोनों बातें बंद करो और मान्या को रोको। आरिफ और नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और आरिफ जल्दी से मान्या के पास चला गया। वही मान्या ने अभी न्यू सॉन्ग बना लिया था, तब तक के लिए वो बोल रही थी, अंडस्को क्या करूँ, दिल की मार है, मेरा पति हुआ मुझसे नाराज है। इतना बोल उसने फिर एक घुट शराब पी। वही आरिफ ने अपने मन में कहा, अंडस्को हाय राम क्या क्या सुनना पड़ रहा है, चाहे मेरी बीवी कितनी ही सुंदर हो पर गाती बहुत खराब है, इसको गाने से रोकना होगा वरना मैं यही बेहोश हो जाऊंगा। वो जल्दी से मान्या के पास गया और बोला, अंडस्को वाइफी जी ये आप क्या कर रही है, नीचे उतरिए नहीं तो आप गिर जाएंगी।
वही मान्या ने आरिफ की आवाज सुनी तो नीचे अपनी नशीली आंखों से देखा और खुशी से उछलते हुए बोली, अंडस्को तुम पंडित आ गए। इतना बोल वो उसके ऊपर कूद गई। आरिफ इसके लिए रेडी नहीं था कि मान्या उसके ऊपर कूद जाएगी। वो हैरानी से मान्या को देखता रहा है, लेकिन तभी बेचारे को मान्या का पहला लात पड़ा, फिर पूरी बॉडी ही उसके ऊपर आ गिरी और वो दोनों नीचे गिर गए। वही नवीन हैरानी से दोनों को देख रहा था। वही आरिफ के ऊपर गिरने से मान्या को तो नहीं, लेकिन आरिफ को अच्छी खासी लग गई थी। वो बोला, अंडस्को आए मेरी कमर, हाय क्या किया आपने वाइफी जी। वही मान्या तो आरिफ को देख ही वो बहुत खुश थी। उसने आरिफ की बात सुनी ही नहीं, उसने जल्दी से आरिफ की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अंडस्को भोले पंडित तुम मुझसे सुबह से बात क्यों नहीं कर रहे थे। आरिफ को सच में रोने का मन कर रहा था। अंडस्को यार ऐसे कौन पूछता है, यहाँ बेचारा गिरा पड़ा है, उसकी वाइफ उससे ऐसी हालत में पूछ रही है, वो उससे बात क्यों नहीं किया। वो दर्द में था। उसने नवीन को देखा जो शौक होकर उसे ही देख रहा था। उसने मुश्किल से बोला, अंडस्को नवीन वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इस औरत को मेरे ऊपर से उठाओ, मेरी कमर तोड़ दी इसने। मान्या तो नशे में थी, इसलिए उसे आरिफ की बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो आरिफ को कस के गले लगाई हुई थी। वही नवीन जल्दी से होश में आया और बोला, अंडस्को हाँ हाँ। इतना बोल वो मान्या को उठाने गया, लेकिन मान्या अपने भोले पंडित नहीं अलग होना चाहती थी। जब उसे लगा कि कोई उसे कि उसकी भोले पंडित से अलग कर रहा है, तो उसके बिना सोचे समझे नवीन को एक गुस्सा मार दिया। वही आरिफ हैरान था। नवीन को जोर से मुंह पर लगा, उसके आंख के नीचे हल्के नीले निशान आ गए। उसने रोते हुए मान्या को देखा और कहा, अंडस्को मैं नहीं कर रहा कोई मदद किसी, मैं जा रहा हूँ घर। वही आरिफ ने भी बीन आंसू रोते हुए कहा, अंडस्को भाई इस बार मदद कर दे, इस औरत को उठा मेरे ऊपर से। नवीन ने आरिफ की बात मान ली, लेकिन मान्या तो आरिफ से ऐसी चिपकी थी जैसे कि वो कोई बबल गम हो। वही मेघना भी आ पहुंची और मान्या को ऐसे देख बोली, अंडस्को अरे इसे अब कैसे अलग करे, एक काम करो आरिफ तुम इसे ऐसे ही लेकर जाओ। आरिफ ने कहा, अंडस्को अरे यार इनको लेकर भी चला जाता उठा के, पर मैं पहले खड़ा तो हो जाऊं। आरिफ की बात दोनों ने सुनी और दोनों ने कहा, अंडस्को कोई न हम दोनों उठा देते हैं। दोनों बड़ी मुश्किल से दोनों को खड़ा किया, दोनों की सांसें फूलने लगी। वही मान्या अभी उससे चिपकी हुई थी। वही आरिफ के पैर लड़खड़ा रहे थे, वो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। वही नवीन ने उसे संभाला और कहा, अंडस्को चल भाई तुझे मैं घर छोड़ दूं। आरिफ ने जल्दी से कहा, अंडस्को नहीं। दोनों ने हैरानी से आरिफ को देखा तो आरिफ ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, अंडस्को मैं कार लाया हूं, मैं लेकर चला जाऊंगा। आरिफ की बात दोनों को सही लगी और दोनों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। वही दोनों ने आरिफ को बाय कह दिया और वहां से चले गए। वही आरिफ जैसे तैसे हिलाते हुए क्लब से बाहर निकला तो बाहर वही लड़के खड़े थे जिसने मान्या से मार खाई थी। मान्या को फिर से देख डर गए। वही आरिफ ने जीत का साइन देते हुए कहा, अंडस्को डोंट वरी शेरनी उसकी कब्जे में है। वही वो लड़के भी खुश हो गए और आरिफ की तरह इशारों में ही आरिफ की जय जयकार कर दी, महान आरिफ की जय हो। आरिफ खुश हुआ और फिर से हिलते डुलते अपने कार के पास गया और डोर खोला ही था कि उसे याद आता है कि उसके कार में उसका महाशय भाई है। अब वो करे क्या। तभी उसे एक आइडिया आता है। उसने मान्या को जैसे तैसे खुद से अलग की। मान्या ने कहा, अंडस्को भोले पंडित कहाँ जा रहे हो तुम अपनी वाइफी जी को छोड़कर। आरिफ ने मन में कहा, अंडस्को अपने भाई के पास। आरिफ ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसने अपने कार का गेट खोला तो सूकम मानते हुए कहा, अंडस्को थैंक गॉड ये सो गया, अब उसे जल्दी से अपना काम करना चाहिए। इतना बोल उसने आर्निव को एक कपड़ा एसएस बांध कर कार के डिक्की में डाल दिया और मान्या के पास गया जो वो भी सो गई थी। आरिफ ने लंबी सांस ली और उसे उठा के कार में बैठा दिया। उसके बैठा ही था कि मान्या ने अचानक उसे अपने पास खींच लिया। आरिफ हैरान रह गया और मान्या को देखने लगा जो अपनी नीली नीली आंखों से उसे ही देख रही थी। मान्या के ऐसे खींचने से आरिफ हैरान रह गया। उसे लगा मान्या सो गई है, लेकिन नहीं, अभी तो शायद मान्या किसी और ही मूड में थी। उसने अपने दोनों हाथों को आरिफ के गले में डाल के अपने करीब खींच लिया और अपनी सुंदर नीली आंखों से आरिफ को टिमटिमाते हुए देखी और बोली, अंडस्को भोले पंडित यू नो वॉट, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। आरिफ ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वही उसने लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछा, अंडस्को क्या क्या पता है आपको वाइफी जी। मान्या ने आरिफ को पहले घूरा और कहा, अंडस्को की तुम। आरिफ का दिल 100 की स्पीड में दौड़ रहा था, लेकिन मान्या थी कि बस कि तुम में ही अटकी हुई थी, इसलिए
आरिफ ने कहा अंडस्को कि तुम क्या वाइफी जी। मान्या ने घूरा पहले फिर रोने जैसा फेस बना के कहा अंडस्को कि तुम क्यों नाराज हो। आरिफ ने जब ये सुना तो उसके जान में सांस आई। उसने कहा अंडस्को ओह तो आपको ये पता है। मान्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिला। आरिफ ने फिर पूछा अंडस्को तो बताए क्यों नाराज हूं मैं। मान्या ने कहा अंडस्को क्योंकि मैंने स्पाइसी खाना खा लिया था। आरिफ ने मान्या के हाथों को अपने गर्दन से हटाने की कोशिश करते हुए कहा अंडस्को चलो आपको पता तो चला कि मैं इस वजह से नाराज हूँ और अभी और नाराज हूँ। मान्या ने जब ये सुना तो जल्दी से आरिफ का गला और कस के पकड़ते हुए कहा अंडस्को अरे और क्यों इतनी मुश्किल से मैंने एक वजह खोजी कि तुम मुझसे नाराज हो और अभी मुझे और एक वजह खोजनी पड़ेगी। नहीं नहीं तुम एक चीज में नाराज थे अब तुम मुझसे और नाराज और किसी चीज में नहीं हो सकता है। ये अनफेयर है मेरे लिए। आरिफ ने घूर के मान्या को देखा और पूछा अंडस्को हाँ हाँ द माफिया क्वीन मान्या मानन के साथ अनफेयर हो रहा है और जो इतने लोगों के साथ हुआ उसका जस्टिफाई कौन करेगा। माना क्लब आपका है पर लोग तो आपके नहीं थे उसको क्यों मारा। मान्या ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा अंडस्को अरे जब मैंने कहा था उस लड़के को पंडित वर्ड यूज नहीं करने अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसे क्या जरूरत थी करने की। उसने और चिढ़ाया मुझे अब बोलो तुम कि तुम्हारी पत्नी कोई चिढ़ाए तुम शांत बैठोगे। आरिफ ने हैरानी से मान्या की बात सुनी। सीरियसली उसे पता भी वो क्या बोल रही है। एक वर्ड यूज करने से उसने पूरे क्लब को तहस नहस कर दिया। आरिफ ने गुस्से से ताना मारते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ मैं तो उस लड़के को मार ही देता जान से। मान्या आरिफ का ये जवाब सुन खुश हो गई। उसने कहा अंडस्को है ना तो मैं कैसे चुप रहती। आरिफ ने कहा अंडस्को फिर भी मैं अभी नाराज हूँ। मान्या ने जल्दी से कहा अंडस्को अरे अब क्यों नाराज हो। आरिफ ने कहा अंडस्को आपने मेरे ऊपर गोली चलानी चाहिए और चला भी दिया। मान्या ने कहा अंडस्को मैंने नहीं चलाई थी। वो तो वो लड़की मुझसे टकरा गई थी जिससे वो गोली चल पड़ी। आरिफ ने कहा अंडस्को जो भी बंदूक उठाए ही क्यों। मान्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। आरिफ ने देखा मान्या कुछ नहीं कह रही है तो वो खुद को जुड़ाने लगा। तभी मान्या ने कहा अंडस्को सॉरी। आरिफ हैरान रह गया उसे यकीन नहीं हुआ मान्या ने उसे सॉरी कहा। वो बोला अंडस्को क्या क्या कहा आपने। मान्या ने सिर ऊपर किया और बोली अंडस्को सॉरी अगले बार से ऐसा नहीं होगा। आरिफ को यकीन नहीं हंस मान्या उससे सॉरी कह रही है। बेंगलो की माफिया क्वीन जो किसी के आगे झुकी नहीं तो सॉरी तो दूर की बात है। आरिफ को यकीन नहीं हुआ। तभी मान्या ने कहा अंडस्को देखो अब तुम्हें माफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जैसी महान माफिया ने तुमसे माफी मांगी है। आरिफ ने अपने मन में एक डेविल स्माइल दी और मन में बोला अंडस्को ऐसे कैसे छोड़ दूं अब तो माफी भी अपने स्टाइल से एक्सेप्ट करना है हमको। इतना बोल मन ही मन मुस्कुराया और बोला अंडस्को ऐसे मैं माफी नहीं देता किसी को। मान्या ने नशीली आंखों से आरिफ को घूरा और पूछा अंडस्को अच्छा तो कैसे माफी देते हो। आरिफ ने टेढ़ी मुस्कान दी और कहा अंडस्को माफी के लिए कुछ पड़ेगा। मान्या ने पूछा अंडस्को क्या करना पड़ेगा। आरिफ ने एक बड़ी स्माइल दी और नखरे दिखाते हुए बोला अंडस्को ये भी मैं ही बताऊं इतना मैं नहीं बताने वाला आप सोचो आपको माफी चाहिए। मान्या को गुस्सा आने लगा। एक तो वो पहले से आरिफ की नाराजगी से परेशान है और ऊपर से इस आदमी के नखरे अलग। मान्या ने नशे में चिढ़ के देखा और कहा अंडस्को शांति से बताओ क्या चाहिए तुम्हें। आरिफ ने कुछ नहीं कहा और अपने आप को छुड़ाने लगा तो मान्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचा कि आरिफ सीधे उसके ऊपर ही गिर गया। बेचारा दर्द के मारा खुद को संभाल पता उससे पहले ही उसे शौक ही लग गया क्योंकि मान्या ने उसे संभलने का मौका ना देते हुए उसे किस कर लिया। आरिफ हैरान था। बेचारा अपने होश में आता उससे पहले ही मान्या ने अपने होठ उससे हटा लिए। मान्या ने कहा अंडस्को अब देखो मैंने ये किस की है। अब शांति से मुझे माफ करो वरना मैं और कुछ भी कर सकती हूँ कार में तुम्हारे साथ। मान्या की बात सुन आरिफ की आंखें बाहर आने को थी। उसने सोचा अंडस्को और कुछ से क्या मतलब है मान्या का। कहीं ये नहीं नहीं मुझे यहाँ अपनी इज्जत नहीं गंवानी। वो तो बेचारा मान्या से घर के काम करवाने वाला था लेकिन यहाँ तो मान्या उसको मानने के लिए अजीब अजीब हरकतें अपना रही है। उसने जल्दी से मान्या को खुद से अलग करना चाहा लेकिन सच में मान्या आज आरिफ से गोंद की तरह चिपक ही गई थी छोड़ ही नहीं रही थी आरिफ को। आरिफ बिन आंसू रो रहा था। वही तभी कार डिग्गी को जोर जोर से पीटने लगा। आरिफ ने ये सुना तो समझ गया उसका भाई उठ गया है। अब वो क्या करे किस मुसीबत में बेचारा फंस गया। यार एक तरफ उसकी बीवी बीच रास्ते में उसे अजीब अजीब धमकी दे रही है और दूसरे तरफ उसका बड़ा भाई उधम मचा रहा है।
मान्या ने भी वो आवाज सुनी। उसने आरिफ को देख कहा, अंडस्को ये आवाज कैसी है पंडित? आरिफ का मन कर रहा था कहीं भाग जाए। वो मन में बोला, अंडस्को ओह गॉड, ये भाई भी न अभी ही उठना था, अब मैं क्या करूं? बेचारा इतना ही सोचा था कि फिर से डिग्गी को आर्निव ने जोर जोर से पीटने लगा। वही मान्या इतना आवाज सुन आरिफ को घूरने लगी और पूछी, अंडस्को ये आवाज तो कार के डिग्गी से आ रही है। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो उसका दिल हलक में आ गया। उसने कहा, अंडस्को पता नहीं वाइफी जी ये आवाज कहाँ से आ रही है। मान्या ने आरिफ को देखा, हाँ वो नशे में थी और बहुत ज्यादा नशे में थी, इतना कि उसे 2 नंबर दिखाओ ना तो वही 2 नंबर का 22 बना दे। लेकिन थी तो वो माफियाना। इतना बड़ा बड़ा काम किया है उसने कि उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इतना है कि हवा में भी कौन दी दिशा में बह रही है बताने का सक्षम रखती है। इसलिए वो बोली, अंडस्को ठीक है उठो, मेरे ऊपर से कितने देर से मेरे ऊपर ही हो। आरिफ ने घूर कर देखा, हाँ जैसे उसे तो शौक चढ़ा है उसके ऊपर रहने का। मान्या के ऊपर से जैसे आरिफ हटा, मान्या जल्दी से कार से बाहर निकल गई। आरिफ उसे देखता रह गया। वो कुछ कर पता उसे पहले ही मान्या ने अपनी गन निकाल ली। वही आर्निव ने भी डिग्गी खोल लिया था। से उसने भी अच्छी खासी ट्रेनिंग ली थी ये सब चीज की, कैसे वो अगर ऐसे कहीं फंस जाए तो निकल पाए। वही मान्या जल्दी बाहर गई और तब ही आर्निव भी बाहर आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वही आरिफ दोनों को देख डर रहा था कि दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। वही दोनों तो नशे में थे इसलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। लेकिन मान्या ने अपना गन आर्निव के ऊपर तान जरूर दिया था। आरिफ ने ये सब देखा तो मन में बोला, अंडस्को लो हो गया सत्यानाश। इतना सोच उसने अपना सिर पकड़ लिया। वही दूसरी तरफ आज नवीन और मेघना बहुत दिनों बाद साथ जा रहे थे घर। नवीन को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों से वो उसे इग्नोर कर रहा था। ऊपर से 2 दिनों से घर नहीं गया था। उसने टेढ़ी नजर से मेघना को देखा जो उसे बिल्कुल नहीं देख रही थी। वो खिड़की के बाहर कब से देख रही थी जैसे कि उसे किसी चीज से भागना हो। वही नवीन ने इतना शांत माहौल देखा तो खांसते हुए पूछा, अंडस्को सो तुम्हारी डील कैसी रही? नवीन की आवाज सुन मेघना ने नवीन की ओर देखा और डील सुन कंफ्यूज ही हो गई। नवीन ने कहा, अंडस्को वो मिस्टर प्रसाद का डील। मिस्टर प्रसाद का नाम सुन मेघना को याद आया किस डील की बात नवीन कर रहा है। उसने कहा, अंडस्को मैंने माना मार दिया। नवीन हैरानी से पूछा, अंडस्को रियली वो मान गए? मेघना ने कहा, अंडस्को हाँ। नवीन ने आगे कुछ नहीं कहा। वो दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए। नवीन घर जाता ही कि सामने उसे वो दिखाई दिया जिसे देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। सामने कोई और नहीं सार्थक ही था, जिसे देख नवीन को बहुत चिढ़ हो रही थी। वही मेघना ने सार्थक को देखा तो हैरान रह गई। वही सार्थक मन ही मन सोच रहा था कि क्या करना पड़ रहा है अगर उसके आरिफ सर ने उसे यहाँ आकर नवीन को जलाने के लिए। वही मेघना जल्दी से कार से उतर गई। वही सामने सार्थक होठों पर मुस्कान लिए दोनों को देख रहा था। वही नवीन को उसकी मुस्कान से इतनी दिक्कत हो रही थी, उसका हाथ अपने फोन पर कसते जा रहा था। वही मेघना ने जल्दी से पूछा, अंडस्को डॉक्टर सार्थक आप यहाँ? सार्थक ने एक बॉक्स देते हुए कहा, अंडस्को हाँ ये आपके लिए। नवीन ने घूर के सार्थक के साथ हाथों को देखा और मन में बोला, अंडस्को ये डॉक्टर ये देने के लिए रात के 1 बजे आया है और मेरे बीवी को ये दे क्या रहा है। सार्थक गिफ्ट देते वक्त नवीन को तिरछी नजरों से देखा। उसे समझ आ रहा था कि नवीन अभी गुस्से से उसे घूर रहा है। तो उसने नवीन को और जलाते हुए कहा, अंडस्को वो आपके लिए गिफ्ट है। मेघना ने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस्को गिफ्ट कैसा गिफ्ट? सार्थक ने कहा, अंडस्को वो मेरा आज बर्थडे था। मेघना ने जब ये सुना तो बोली, अंडस्को ओह रियली हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बोल वो अपना हाथ मिलाती है। वही सार्थक भी हाथ मिलता है और कहता है, अंडस्को वैसे बर्थडे तो खत्म हो गया लेकिन फिर भी थैंक यू। नवीन तो बस उन दोनों के हाथों को देख रहा था। उसके चेहरे से क्या पूरी बॉडी से जलन की आग जल रही थी। उसने मन में कहा, अंडस्को जब बर्थडे खत्म हो ही चुका है तो आया ही क्यों है? और ये गिफ्ट कैसा गिफ्ट? हाँ ये क्या अपने बर्थडे में दूसरों को गिफ्ट देता है? नवीन का चेहरा देख सार्थक समझ चुका था वो क्या सोच रहा है। उसने कहा, अंडस्को जी मिस्टर नाथ मैं अपने बर्थडे में दूसरों को ही गिफ्ट देता हूँ। नवीन हैरानी से सार्थक को देखने लगा।